ये तुम्हें अपने फील्ड में एक लीडर बनने का मौका दे रहे हैं। जब तुम इन टेक्नोलॉजी को मास्टर करोगी तो सिर्फ एक अच्छी नौकरी नहीं पाओगी, बल्कि अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा करोगी और भारत को टेक्नोलॉजी में आगे ले जाने वालों में से एक बनोगी। जरूर सर। ये सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं है स्नेहा, ये तुम्हारे आत्मविश्वास और तुम्हारे भविष्य की उड़ान है। नमस्ते सर। तो आज हम बात कर रहे हैं नोटबुक LM 2026 के बारे में। हाँ स्नेहा, और आज हम इसे सिर्फ एक नोट लेने वाले टूल की तरह नहीं देखेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये बिजनेस प्रोडक्टिविटी और स्ट्रैटेजिक इंटेलिजेंस में कैसे मदद कर सकता है। बिल्कुल। तो चलो पहली स्लाइड से शुरू करते हैं। आज हम समझेंगे कि नोटबुक LM सिर्फ एक नोट लेने वाला टूल क्यों नहीं है। ठीक है सर। इसके 4 मुख्य बिंदु हैं। पहला, ये आपके डेटा का सोर्स ऑफ ट्रूथ कैसे बनता है। दूसरा, ये रिसर्च से रिजल्ट तक पूरे वर्कफ्लो को कैसे संभालता है। तीसरा, ये ग्राउंडेड AI की मदद से स्मार्ट निर्णय लेने में कैसे मदद करता है। और चौथा, ये गाइड आपको एक साधारण यूजर से पावर यूजर कैसे बनाएगी। सर एक मिनट, ये जो पहला पॉइंट है सोर्स ऑफ ट्रूथ, इसका असल में मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है कि इसमें कोई गलती की गुंजाइश ही नहीं होगी? बहुत अच्छा सवाल है स्नेहा। देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि AI कभी गलती नहीं करेगा। इसका मतलब है कि AI सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे दिए हुए डॉक्यूमेंट से ही जवाब देगा। अच्छा। वो कहीं बाहर से मतलब इंटरनेट से खुद से कुछ भी नहीं उठाएगा। इससे जानकारी बहुत भरोसेमंद हो जाती है क्योंकि उसका सोर्स तुम्हें पता होता है। समझ गई। चलो अब अगली स्लाइड पर आते हैं। ये सोर्स ऑफ ट्रूथ का कॉन्सेप्ट असल में ग्राउंडेड AI से जुड़ा है। ग्राउंडेड AI। सर ये नॉर्मल AI जैसे ChatGPT वगैरह से कैसे अलग है? देखो, सामान्य AI जैसे तुमने कहा ChatGPT, वो पूरे इंटरनेट से सीखता है। उसका ज्ञान बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें गलत जानकारी या जिसे हम हेलोसिनेशन कहते हैं उसका खतरा होता है। हाँ, वो कभी-कभी मनगढ़ंत बातें भी बता देता है। बिल्कुल। पर नोटबुक LM का जो ग्राउंडेड AI है, वो सिर्फ तुम्हारे अपलोड किए गए PDFs और डॉक्स को ही सच मानता है। उसके लिए वही दुनिया है। हाँ। तो इसके फायदे क्या हुए? इसके 2 बड़े फायदे हैं। पहला, हर जवाब के साथ एक साइटेशन मिलता है। मतलब तुम देख सकती हो कि जवाब किस डॉक्यूमेंट के किस हिस्से से आया है। अच्छा, तो हम फैक्ट चेक कर सकते हैं। हाँ। और दूसरा, बिजनेस के लिए ये बहुत जरूरी है। तुम कंपनी का गोपनीय डेटा इसमें डाल सकती हो और ये एक इंटरनल एक्सपर्ट की तरह काम करेगा। डेटा कहीं बाहर नहीं जाएगा। वाह, तो ये बिजनेस के लिए ज्यादा सेफ और भरोसेमंद है राजेश सर। एकदम सही। और स्नेहा, इसी तरह के AI कॉन्सेप्ट्स को अगर प्रैक्टिकली समझना हो तो हमारे ऐप पर दिए गए मॉड्यूल्स को जरूर ट्राई करना। वहां हैंड्स ऑन प्रैक्टिस मिलती है। जरूर सर। ठीक है, अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। रॉ डेटा से रिजल्ट तक एक 7 स्टेप का प्रूवन सिस्टम। 7 स्टेप्स, ये तो काफी ज्यादा लग रहे हैं सर। हाँ, पर मैं इसे सरल बनाता हूं। इसे एक फैक्ट्री की तरह सोचो जिसके 4 मुख्य चरण हैं। ठीक है। पहला है इनपुट। जैसे फैक्ट्री में कच्चा माल आता है, वैसे ही तुम सही डेटा और फैक्ट्स का चुनती हो। ओके, इनपुट। दूसरा है प्रोटोकॉल, जहां AI उस कच्चे माल को प्रोसेस करके उसमें से पैटर्न और स्ट्रक्चर बनाता है। तीसरा है आउटपुट। अब AI उस स्ट्रक्चर से एक ड्राफ्ट तैयार करता है। और चौथा रिव्यू, जहां तुम AI से मिले फीडबैक से उसे और बेहतर बनाती हो। सर ये तो एक पूरी तरह से ऑटोमेटेड फैक्ट्री जैसा लग रहा है, पर जानकारी के लिए। हाँ स्नेहा, तुमने बिल्कुल सही समझा। ये तुम्हारे काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। चलो अब अगली स्लाइड पर आते हैं। अच्छे रिजल्ट के लिए सही शुरुआत बहुत जरूरी है। स्लाइड का टाइटल है शुरुआत सही करें, इनपुट डिसिप्लिन और गोल सेटिंग। इनपुट डिसिप्लिन, इसका क्या मतलब है? इसके कुछ सरल नियम हैं। पहला, एक नोटबुक एक टॉपिक। मतलब अलग अलग विषयों को मिक्स मत करो, इससे AI कंफ्यूज हो सकता है। अच्छा, तो हर प्रोजेक्ट के लिए एक अलग नोटबुक। बिल्कुल। दूसरा है गोल एंकरिंग। डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले ही तय कर लो कि तुम्हें आउटपुट में क्या चाहिए, एक रिपोर्ट, एक स्क्रिप्ट या कुछ और। मतलब पहले से प्लान बनाना होगा। हाँ, जब AI को पता होता है कि उसका लक्ष्य क्या है तो रिजल्ट बहुत सटीक आता है। सबसे बड़ी गलती यही होती है कि लोग बिना किसी मकसद के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं। समझ गई सर। मतलब पहले प्लान बनाओ, फिर AI का इस्तेमाल करो। एकदम सही। चलो अब अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। सोर्स इंट्रोगेशन। सिर्फ समरी नहीं, पैटर्न ढूंढे। ये बहुत जरूरी लग रहा है सर, क्योंकि ज्यादातर लोग तो AI से सिर्फ समरी ही मांगते हैं। और यहीं पर 90% लोग रुक जाते हैं। हमें उससे आगे जाना है।
हमें गहराई में जाकर पैटर्न खोजने होंगे। वो कैसे करेंगे सर? इसके लिए 3 एक्शन पॉइंट्स हैं। पहला, गहराई में जाओ। एआई से पूछो कि कौन सा आइडिया बार-बार आ रहा है। ठीक है। दूसरा, मिसिंग लिंक। पता करो कि कौन से पॉइंट्स गायब हैं या एक दूसरे के खिलाफ हैं। और तीसरा, रैंडम सवाल पूछने के बजाय डेटा के बीच कनेक्शन खोजने को कहो। क्या आप इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। मान लो तुमने कस्टमर फीडबैक सर्वे अपलोड किए। समरी में आएगा कि कस्टमर्स को नए फीचर्स चाहिए। ये तो आम बात है। हाँ। पर तुम पूछ सकती हो, कौन सा ऐसा टॉपिक है जिस पे कोई बात ही नहीं कर रहा? हो सकता है एआई बताए, आफ्टर सेल सर्विस। ये एक बहुत बड़ी इंटेलिजेंस है। वाह। स्नेहा, ये स्टेप तुम्हें एक रिसर्चर से एक स्ट्रैटेजिस्ट बनाता है। बिल्कुल सर। और हाँ, इस तरह की डीप एनालिसिस की प्रैक्टिस के लिए हमारे प्लेटफॉर्म पर कई केस स्टडीज हैं, उन्हें जरूर देखना। जी सर। चलो, अब अगली स्लाइड पर आते हैं। स्ट्रक्चरिंग और ड्राफ्ट एक्सेलरेशन। ओके। एक बार जब तुम्हें वो गहरी समझ मिल गई, तो एआई उस रॉ डेटा को एक स्ट्रक्चर में बदल सकता है, जैसे एक आउटलाइन, एक मैट्रिक्स या एक डिसीजन ट्री। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा फायदा है ब्लैंक पेज सिंड्रोम का खत्म होना। वो जो शुरू कहां से करूं वाली समस्या होती है ना, हाँ सर, वो तो बहुत होती है। एआई तुम्हें तुरंत एक फर्स्ट ड्राफ्ट लिख कर दे देता है। लेकिन एक जरूरी टिप याद रखना, क्या? एआई के दिए आउटपुट को कभी फाइनल मत मानो। उसे एक मजबूत नींव की तरह इस्तेमाल करो जिस पर तुम अपना काम बनाओगी। समझ गई, वो हमारा असिस्टेंट है, हमारा रिप्लेसमेंट नहीं। एकदम। अब अगली स्लाइड दिखाते हुए कहता हूं, अब देखो कि एक बार की मेहनत को कई गुना कैसे किया जाए। स्लाइड है आउटपुट मल्टीप्लिकेशन। एक रिसर्च, अनेक फॉर्मेट। ये तो कंटेंट मार्केटर्स के लिए बहुत काम का लग रहा है। ही, इसे कहते हैं आउटपुट मल्टीप्लिकेशन। सोचो तुमने एक डीप रिसर्च की, अब उसी एक रिसर्च नोट से तुम ब्लॉग पोस्ट बना सकती हो, ईमेल सीरीज बना सकती हो, यहां तक कि वीडियो स्क्रिप्ट भी। मतलब एक ही मेहनत से मल्टी चैनल स्ट्रैटेजी। बिल्कुल। इससे हर फॉर्मेट के लिए बार बार रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती, एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है। वाह सर, ये तो कंटेंट मार्केटर्स के लिए सच में गेम चेंजर है। बिल्कुल, यही कंटेंट मार्केटिंग को स्केल करने का राज है। ठीक है। चलो अब पावर यूजर बनने के तरीकों पर बात करते हैं। अगली स्लाइड है पावर यूजर स्टैक। डेटा इंजेक्शन। डेटा इंजेक्शन मतलब डेटा को सिस्टम में तेजी से कैसे लाएं? हाँ, इसके कुछ तरीके हैं। पहला, वेब इंपोर्टर। इससे तुम वेब पेज और आर्टिकल्स को एक क्लिक में सेव कर सकती हो। ये तो आसान है। दूसरा है यूट्यूब ऑटोमेटर। ये कमाल का है, तुम पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मतलब 100 वीडियो तक एक साथ इंपोर्ट कर सकती हो। क्या सच में? हाँ, ये तुम्हारी वॉच लेटर लिस्ट को पढ़ने लायक नोट्स में बदल सकता है। सोचो मैनुअल कॉपी पेस्ट में लगने वाला कितना समय बचेगा। ये तो अविश्वसनीय है सर। अब अगली स्लाइड पर आते हैं, जो एक प्रैक्टिकल समस्या का समाधान है, ऑर्गेनाइजेशन। अपने डिजिटल दिमाग को व्यवस्थित रखें। हाँ सर, ये तो एक प्रॉब्लम है। नोटबुक एलएम में डिफॉल्ट फोल्डर्स नहीं होते हैं, सब कुछ बिखर जाता है। सही कहा। इसका समाधान है एक्सटेंड एलएम जैसे ब्राउजर एक्सटेंशन का इस्तेमाल करना। इससे तुम अपनी नोटबुक्स को फोल्डर्स में ऑर्गेनाइज कर सकती हो। अच्छा, तो थर्ड पार्टी टूल्स यूज करने पड़ेंगे। हाँ, और स्नेहा, ये बहुत जरूरी है। जब तुम्हारे प्रोजेक्ट्स बढ़ेंगे तब यही स्ट्रक्चर तुम्हें कंफ्यूजन से बचाएगा। जी सर। ठीक है। अब अगली स्लाइड, एक्सपोर्ट और ब्रिजिंग। डेटा को लॉक न होने दे। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब है कि तुम्हारा डेटा सिर्फ एक टूल में बंद होकर नहीं रहना चाहिए, उसे बाहर निकालने के रास्ते भी होने चाहिए। जैसे कॉर्टेक्स टूल है, इससे तुम चैट जीपीटी या क्लॉड के अच्छे जवाबों को सीधे नोटबुक लैब में सेव कर सकती हो, या फिर तुम अपने नोट्स को मार्कडाउन या वर्ड में एक्सपोर्ट कर सकती हो। मतलब डेटा का फ्लो बना रहना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। डेटा का फ्लो रुकना नहीं चाहिए, उसे यूजेबल फॉर्मेट में बाहर आना चाहिए। ठीक है। अब भविष्य की एक झलक देखते हैं। अगली स्लाइड है भविष्य की तकनीक, जेमिनी और नोटबुक लैब का फ्यूजन। ये सुनने में बहुत एक्साइटिंग लग रहा है सर। ये सिर्फ एक अपडेट नहीं है स्नेहा, ये सोचने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव है। जल्द ही नोटबुक एलएम तुम्हारे जेमिनी चैट में एक सोर्स की तरह जुड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ आम यूजर के लिए? इसका मतलब हुआ कि तुम जेमिनी से पूछ पाओगी, मेरी पिछली तिमाही की सेल्स रिपोर्ट्स और क्लाइंट मीटिंग के नोट्स के आधार पर मुझे अगले क्वार्टर के लिए 3 नई स्ट्रैटेजी बताओ। अरे वाह, तो जेमिनी सिर्फ इंटरनेट से नहीं, मेरे अपने पर्सनल डेटा से सोचकर जवाब देगा। सही। ये सिर्फ नोट्स नहीं रहेंगे, ये तुम्हारी पर्सनल एजेंटिक मेमोरी बन जाएगी। एक ऐसा डिजिटल दिमाग जो तुम्हारे लिए सोचेगा और काम करेगा। ये तो सच में बहुत बड़ा कदम है सर। चलो अब अगली स्लाइड पर आते हैं, जिसमें कुछ नए फीचर्स की बात है। नया अनुभव, ऑडियो पॉडकास्ट और वीडियो ओवरव्यू।
ऑडियो पॉडकास्ट अपने नोट्स का। हाँ, तुम अपने टेक्स्ट नोट्स को 2 AI होस्ट की बीच की बातचीत के रूप में सुन सकती हो। कमाल है। जो लोग सुनकर बेहतर सीखते हैं उनके लिए ये शानदार है। और एक वीडियो मोड भी है जो स्लाइड डेक स्टाइल में विजुअल समरी बनाता है। मतलब अब मैं सफर करते हुए या कोई और काम करते हुए भी अपनी रिसर्च को रिव्यू कर सकती हूँ। बिल्कुल, यही इसका मकसद है। ठीक है सर, अब एक जरूरी सवाल। इतने सारे AI टूल्स हैं मार्केट में। हाँ। अगली स्लाइड इसी पर है, मार्केट कंपैरिजन। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि हर टूल का अपना एक खास काम है। ये एक टूल बॉक्स की तरह है। तो नोटबुक LM का भी यूज करें? जब तुम्हें अपने डॉक्यूमेंट्स पर डीप वर्क करना हो तब नोटबुक LM बेस्ट है। लेकिन अगर लाइव वेब सर्च और रियल टाइम जानकारी चाहिए तो शायद परप्लेक्सिटी बेहतर है। और लिलिस AI या स्पीचिफाई? अगर बहुत सटीक सेंटेंस लेवल साइटेशन चाहिए तो लिलिस AI देखो, और अगर तुम्हारा फोकस सिर्फ सुनने पर है तो स्पीचिफाई अच्छा है। ठीक है सर, अब क्लियर है कि कौन सा टूल किस काम के लिए बेस्ट है। बहुत अच्छे। चलो अब प्राइसिंग वाली स्लाइड पर आते हैं। प्राइसिंग और प्लान्स आपके लिए क्या सही है? इसका एक फ्री प्लान भी है ना? हाँ, फ्री प्लान है जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। उसमें 100 नोटबुक्स तक बना सकती हो। फिर प्लस और प्रो प्लान है जो रिसर्चर्स और क्रिएटर्स के लिए है, और एंटरप्राइज प्लान बड़ी टीमों के लिए है। हमें इसे एक खर्चे की तरह देखना चाहिए या इन्वेस्टमेंट? हमेशा इन्वेस्टमेंट की तरह सोचो। अगर ये टूल तुम्हारा हर हफ्ते का 5-10 घंटे का समय बचाता है और तुम्हारे काम की क्वालिटी को बेहतर बनाता है तो इसकी कीमत उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। सही बात है सर। तो स्नेहा, अब हम सब कुछ समेटते हैं। आखिरी स्लाइड पर आते हैं। निष्कर्ष, ये नोट टेकिंग नहीं, थिंकिंग पार्टनर है। ओके सर। अगर 4 मुख्य बातें याद रखनी हो तो वो ये हैं। पहला, माइंडसेट शिफ्ट। ये सिर्फ स्टोरेज नहीं, सोचने का एक साथी है। दूसरा, इनपुट डिसिप्लिन। सफाई से काम करोगे तो AI भी सफाई से जवाब देगा। कचरा अंदर तो कचरा बाहर। तीसरा, ऑटोमेशन होगा। सही, एक्सटेंशंस का इस्तेमाल करके अपना वर्कफ्लो फास्ट करो। और चौथा और सबसे जरूरी, ये तुम्हारे बिजनेस ब्रेन का एक डिजिटल एक्सटेंशन है। सर, आज की इस बातचीत के बाद मैं किसी भी AI टूल को बस एक सॉफ्टवेयर की तरह नहीं देखूंगी। और यही सबसे बड़ा बदलाव है स्नेहा। ये टूल सिर्फ तुम्हारा काम आसान नहीं कर रहे, ये तुम्हें अपने फील्ड में एक लीडर बनने का मौका दे रहे हैं। जब तुम इन टेक्नोलॉजी को मास्टर करोगी तो सिर्फ एक अच्छी नौकरी नहीं पाओगी, बल्कि अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा करोगी और भारत को टेक्नोलॉजी में आगे ले जाने वालों में से एक बनोगी। जरूर सर। ये सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं है स्नेहा, ये तुम्हारे आत्मविश्वास और तुम्हारे भविष्य की उड़ान है।